तविसा और जयंत की विवाह पूर्व कोर्टशिप 3 माह तक चली थी और ये समय बसंती बयार की तरह गुजर गया था। दोनों के परिवारों ने मिलकर सगाई की रस्म कर दी थी और सगाई के बाद एक दूसरे को समझने के नाम पर दोनों ने शहर के सारे दर्शनीय स्थलों और रेस्तरां के चक्कर लगा लिए थे। जयंत अपने परिवार की तारीफ करता और बताता कि उसके माँ पिताजी, भाई भाभी और सबसे बढ़कर उसकी रानी दीदी कितनी अच्छी हैं। वे तविसा को कितने प्यार से अपनाएंगी और यह कि उसे उम्मीद है कि तविसा भी उन सब में घुल मिल जाएगी। वह यह भी आश्वासन देता कि तविसा के रिटायर्ड वृद्ध माता पिता का वह बहुत ख्याल रखेगा। तविसा को लगता उसका होने वाला पति एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति है और वह भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाती है। कभी कभी कोई छोटी सी बात खटक जाती और संदेह के अंकुर डाल जाती। जैसे उस दिन जयंत ने पार्क में टहलते हुए झील की तरफ से आती ठंडे रेशम के एहसास सी हवाओं में उड़ते तविसा के बाल को देखकर तारीफ की थी। कितने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे। तविसा ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया तो जयंत बोल उठा, और तुम्हारी स्माइल तो उससे भी खूबसूरत है। मुझे लगता है तुम्हें कोई कमी नहीं। सच, अगर तुम ये जॉब नहीं कर रही होती तब भी हर तरह से पत्नी के रूप में ग्रेट चॉइस होती। तविसा को कुछ असहज अनुभव हुआ, जैसे वह उसे एक कमोडिटी, एक वस्तु की तरह परख रहा हो। जयंत ने आगे कहा, मैं तुम्हें अपने लाजवाब गुणों के बारे में भी बता दूं। मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। सभी कहते हैं मेरी होने वाली पत्नी बहुत लकी होगी क्योंकि मैं अच्छी अच्छी डिशेज बनाकर उसे खिलाऊंगा। तुम्हें कुकिंग आती है या नहीं? तविसा हंस पड़ी, कहा, मुझे उतनी अच्छी कुकिंग तो नहीं आती, बस दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती हूँ। कोई स्पेशल पकवान बनाने हो तो माँ हमेशा दीदी को कहती हैं, वे गजब का स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पढ़ाई और नौकरी की व्यस्तताओं के बीच मैं विशेष कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन अब सीख लूँगी क्योंकि मुझे रुचि है सीखने की। जयंत उत्साह से बोला, अरे कोई बात नहीं, शादी पत्नी से खाना बनवाने को थोड़े ही की जाती है। खाना बनाने को हम एक कुक रख लेंगे। तुम तो बस सज धज कर इसी तरह सुंदर लगा करना। मेरा काम इसी से चल जाएगा। जयंत की इस बात ने तविसा का दिल बाग बाग कर दिया। कितने उदार हृदय का स्वामी है उसका मंगेतर। वह भविष्य के प्रति आश्वस्त हो गई, लेकिन ख्वाबों और उम्मीदों की बुनावट से बने वे 3 महीने पलक झपकते ही बीत गए और पति पत्नी बनते ही जिंदगी एक नई डगर पर चल निकली। जिसके शुरुआती सफ़र में झटके पर झटके खाती तविसा अक्सर जयंत से पूछ बैठती थी, और कहाँ गए वे हमारे सपने, वे इरादे। और जयंत कहता था, अब हम पति पत्नी हैं और इस रिश्ते में जिम्मेदारियां होती हैं, ख्वाब नहीं। तविसा उसकी बातों में घुली आत्ममुग्धता मिश्रित आत्मविश्वास के सामने उसे सही और स्वयं को गलत मानने की आदत डाल बैठी। शादी के दूसरे ही दिन जयंत ने उसे कहा, तुम इतना तेज तेज क्यों चलती हो? ससुराल में बहुओं की चाल तो मध्यम होनी चाहिए। तविसा को बड़ी शर्म आई कि वह अपनी ऑफिस वाली चाल ही ससुराल में चल रही थी। उसने अपनी चाल ठीक कर ली और कदम नाप नाप कर रखने शुरू कर दिए। 15 दिन अपनी ससुराल में गुजारे, उसने हर संभव कोशिश की कि अपने व्यवहार में सासू माँ, रूपा भाभी और रानी दीदी के दिल जीत लें, जिनकी जांचती परखती सी निगाहें हर समय उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती थी। छुट्टियां खत्म हुई और दोनों ने जयपुर वापस आकर अपनी नौकरियां ज्वाइन कर लीं। कुछ दिन जयंत बिना बात मुंह फुलाए रहा। तविसा ने उसे बहुत मनाया, पूछा, भला क्या बात हो गई, अचानक से इतना मूड ऑफ क्यों? जयंत ने कहा, मेरे घर पर लोग मेरे लिए बहुत चिंतित हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तुम्हें घर चलाने का कोई सलीका है ही नहीं। सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। सुनकर तविसा दुखी हो उठी। चलते समय सासू माँ, रूपा भाभी और रानी दीदी ने प्रेम पूर्वक मिलकर आई थीं। उन्हें कीमती साड़ियाँ उपहार स्वरूप दी थीं और वे सब स्टेशन पर उसे विदा करने आई थीं। तविसा ने उनसे सहानुभूति और प्रेम की अपेक्षा की थी, इन शिकायतों की नहीं। जयपुर में जयंत शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता, पार्टियां करता।
तविसा ऑफिस से घर आकर यूट्यूब से विभिन्न व्यंजन बनाने की विधियां सीखने की कोशिश करती। जयंत भी एक ही उस्ताद था। खाते वक्त वह उसके बनाए खानों की प्रशंसा भी कर देता, लेकिन अपने दोस्तों के यहाँ पार्टियों में जब उसे ले जाता तो मित्र की पत्नी के बनाए भोजन की प्रशंसा में ये शब्द जरूर जोड़ देता, भाभी जी क्या डिनर बनाया है आपने, जरा हमारी श्रीमती जी को भी कुछ सिखा दें। अपनी जिंदगी तो दाल भात व भिंडी की भुजिया पर कट रही है। भाभी जी प्रसन्नतापूर्वक खिलखिला उठती और तविसा उदास हो जाती। बाद में जयंत इसके लिए भी उसकी खिलास लगाता। इतनी अनसोशल क्यों हो तुम? निशांत और सुमित की पत्नियों को देखो, कितनी हंसमुख हैं। तुम्हें तो बस मुंह लटकाकर बैठ जाना आता है। मैं भी हंसमुख हो लेती अगर इस तरह सबके बीच तुम मेरी बुराइयां नहीं गिनवा रहे होते। कौन सी बुराइयां? अरे अपने बारे में हकीकत सुनना पसंद नहीं तुम्हें? और थोड़ा स्पोर्टिंगली लिया करो इन बातों को। तविसा मन मार कर चुप हो जाती है ऐसी बातों पर। उसने जान लगा दी कि घरदारी के कामों में एक्सपर्ट बन सके, पर जयंत को प्रसन्न कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। सारे घर की सफाई करते वह चमका देती तो जयंत को खिड़कियों पर धूल नजर आ जाती और वह उसके छुट्टी के दिन खिड़की दरवाज़ों की धुलाई में व्यतीत करवा देता। यदि कोई आगंतुक घर की स्वच्छता सुंदरता की प्रशंसा कर दे तो कहता, अरे ये तो मैं हूँ कि इतना सफाई पसंद। मुझे तो वहाँ धूल नज़र आ जाती है जहाँ किसी की नज़र नहीं जाती। रोज़ रोज़ के भाषणों से थकी और पकी हुई तविसा ने एक पल की इच्छा की काश उसकी शादी किसी अव्यवस्थित शख्स से हुई होती। उसके लिए तो जैन से ना कभी किचन में हाथ आजमाया और ना कभी घर सजाया। वह कैसे जाने कि कितनी लकी है वह। इसी तरह कुछ और समय गुजरा और तविसा 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन गई। अब जयंत ने घर में एक कुक रख लिया था और उसकी माँ भी उसके साथ रहने लगी थी। तविसा को अब नौकरी, घर, बच्चे 3 मोर्चों पर जूझना होता था, लेकिन जयंत का रवैया सहयोगात्मक होने के बजाय और भी आक्रामक हो उठा। वह दिन रात नुक्ताचीनी के अतिरिक्त और कुछ न करता। तविसा अपने तनाव को अपने वृद्ध माता पिता से उनके कुछ पूछने पर भी ना बताती थी, क्योंकि अपनी चिंताएं उन पर थोप कर इस उम्र में उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी सासू माँ के सामने दिल खोला कि वे अपने बेटे को समझाएं तो शायद उसकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। लेकिन माताजी सब सुनकर संत मुद्रा में बोली, जब तुम दोनों में पटती नहीं तो आपस में बात ही ना किया करो। चकचक होगी ही नहीं और ना तुम्हें टेंशन होगी। तविसा ने माथा ठोक लिया ऐसी सलाह पर। माताजी ने घर के नौकर रामू को लेकर भी तविसा को नसीहत दे दी। काम तो उसी को करने हैं, समय से काम करने के लिए उसके पीछे न पड़ा करो। जैसा मन करे करने दिया करो। खुश रहेगा तभी घर में टिकेगा। रामू भी घर में शक्तियों के संतुलन को समझ गया था। माताजी की चापलूसी में रहता, उनसे गप्पे लड़ाता रहता। तविसा घर और नौकरी के समय से कटौती कर बच्चों को समय देने की कोशिश करती, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों की उपेक्षा होने पर उसका हृदय अपने कामकाजी होने को लेकर अपराध बोध से भर जाता। पर इससे दूसरे असंतुष्ट हो जाते। वह जैसे ही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने को होती, जयंत एक न एक चीज़ को लेकर बखेड़ा शुरू कर देता। किसी दिन उसकी मैचिंग मोजे नहीं मिलते, किसी दिन नाश्ता पसंद नहीं होता, किसी दिन शर्ट की धुलाई में कमी होती। जयंत दांत पीस कर उस पर चिल्लाता, ना खुद कुछ करना जानती है, ना रामू से ही काम लेना जानती है। उससे अच्छा होता मैंने किसी अनपढ़ लड़की से शादी की होती। यदि तविसा अपनी सफाई में कुछ कहती तो उसका जवाब होता, तुम्हारी माँ ने और कोई गुण तो सिखाए नहीं, हर बात का जवाब देना सिखा दिया है। तविसा का ड्राइवर रोज़ बरामदे में बैठा जयंत की बकबक सुनता। तविसा जानती थी ये लोग ऑफिस में जाकर गॉसिप करेंगे। इन सब चक्करों में वह ऑफिस प्रायः देर से पहुंचती और एक दिन बॉस ने इस बात के लिए मेमो दे दिया। शाम को दुखी तविसा ने जयंत को अपनी समस्याएं समझाने की कोशिश की, पर जयंत ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना कुशल अफसर बनने की? अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ा करियर पर कम ध्यान दोगी तो भी चलेगा। 5वीं कक्षा में अनंत और अनिल की परीक्षा परिणाम अपेक्षा अनुकूल नहीं आया। जयंत ने कहा, कम से कम बच्चों की देखभाल ही ठीक से कर लेती। बच्चे माँ की जिम्मेदारी होते हैं। माँ का उतरा चेहरा देखकर अनंत और अलिन ने माँ से वादा किया,
कि वे आइंदा पढ़ाई में दिल नहीं चुराएंगे। समय गुजरने के साथ बच्चों ने पढ़ाई में बेहतरीन करना शुरू किया और देखते ही देखते 12वीं उत्तीर्ण कर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश पा गए। जब तपिसा और जैन अलिन को हॉस्टल छोड़ने मुंबई गए तो 4 दिन उन्हें जैन की दीदी की बेटी डॉक्टर शिल्पा के यहाँ रुकना पड़ा। डॉक्टर शिल्पा अलिन की स्थायी अभिभावक बनी। शिल्पा की दिनचर्या तपिसा के लिए अचरज भरी थी। वह सुबह 9:30 बजे अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती और संध्या 7-8 बजे तक छुट्टी मिलती उसे। बीच में मात्र आधे घंटे के लिए लंच लेने घर आती, जबकि तपिसा अपने घर में लंच टाइम में समय से पहले भागी भागी आती, सबको अपने निरीक्षण में खाना खिलाकर ऑफिस वापस जाती। फिर ऑफिस से समय से आधे घंटे पहले आती ताकि बच्चों को शाम का नाश्ता करा के खेलने या ट्यूशन के लिए भेज सके और डिनर की तैयारी करवाए। इस चक्कर में खुद उसका खाना पीना और हुलिया तबाह हुए रहते। जैन कहता, तुम दुनिया की सबसे अनस्मार्ट कामकाजी महिला हो। यहाँ शिल्पा हर वक्त सजी समझी परफेक्शन की मिसाल दिखती थी। अपने कार्य क्षेत्र में भी वह बहुत कुशल थी और उसके ढेरों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट घर में सजे हुए थे। जयंत ने शिल्पा को इसके लिए बहुत शाबाशी दी और लौट कर भी वह उसके गुण गाते नहीं थक रहा था। तपिसा ने यह भी देखा था कि कैसे शिल्पा के घर पर उसकी सासू माँ ने किचन की देखभाल और सबको प्रेम से खिलाना सब अपनी निगरानी में संपन्न करवाया। घर के हर काम में शिल्पा से अधिक उसका पति सहयोग करता। रविवार का दिन था, घर पर कोई काम मुँह बाए उसका इंतजार कर रहे थे। किचन रैक्स की सफाई करनी थी, पर्दे मशीन में धुलने को डालने थे, सर्दियों के कपड़े निकालने थे। अच्छा होते रहेंगे काम। तपिसा ने खुद का रूखा सूखा चेहरा ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखा और सोचा, फेशियल करवा लेना चाहिए। 2-3 बरस पहले किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी, उसी समय करवाया था। वह पर्स उठाकर निकलने लगी। जयंत ने टोका, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, थोड़ा ब्यूटी पार्लर से आती हूँ। सुनो, आज मेरा इंदौर वाला मित्र सुशील अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ डिनर पर आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। हाँ, तो रामू जी कर लेंगे, उसने रुखाई के साथ कहा और निकल गई। जयंत उसकी उद्दंडता पर चकित रह गया। 4 बजे लौटने के बाद उसने डिनर की थोड़ी बहुत तैयारी करवाई। तय समय पर सुशील सपरिवार आ गया। उसकी पत्नी बहुत खुशमिजाज थी। उसने तपिसा के उसके बनाए व्यंजनों की तारीफ की और उससे रेसिपी पूछी। शाम अच्छी ही गुजर गई थी, पर उनके जाते ही जयंत उस पर बरस पड़ा। तुमने इतने बेमन से बाजार के रसगुल्ले स्वीट डिश में रख दिए। मेरा मित्र इतने सालों बाद आया था, क्या गाजर का हलवा नहीं बना सकती थी? गाजर नहीं थी घर में तो ले आती। सारा दिन तो बाजार में ही घूमती रहती हो, लेकिन इतना मैनेजमेंट तुमसे ना हो सका कि घर में ज़रूरत की चीज़ें मौजूद रहें समय पर। इसके बाद जो हुआ, जयंत ने उसकी उम्मीद नहीं की थी। तपिसा ऐसे सुलग उठी जैसे सूखी तौलिया को चिंगारी दिखा दे कोई। उसने आग्नेय नैनों से देखते हुए मानो शब्दों को तोल तोल कर कहा, अगर मुझे मैनेजमेंट नहीं आता तो तुम खुद ही कर लेते। कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ दूसरे ही करें और तुम निंदक की परमानेंट पोस्ट पर विराजमान रहो। जब इतना ज्ञान तुम्हारे पास है ही तो कभी उस ज्ञान को खुद भी उपयोग में लाया करो। कब तक दूसरों को बांटते रहोगे? यह कहकर उसने अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद उसकी बातचीत बंद हो गई और उसने घर के कामों को हाथ लगाना भी बंद कर दिया। आज उनका ये अबोला शुरू हुए 2 महीने बीतने को हैं। तपिसा को बड़ा आराम है, न बोलने के भी फायदे हो सकते हैं, ये तो उसने पहले सोचा ही ना था। अब ना तो हर घंटे पर चाय बनाओ की टेर लगती और ना ही एक गिलास पानी देना की, और भांति भांति के दूसरे उन कामों से मुक्ति मिली जो पतिदेव को खुश करने के लिए किए जाते हैं, पर जिनसे पति देवता कभी खुश नहीं होते। अपना वक्त अब अपना है और जी भरकर अपने कपड़ों, अपने मेकओवर और अपने ऑफिस के कामों को पकड़ में लाने पर खर्च किया जा सकता है। 18 सालों से वह दूसरों की प्रोग्रामिंग से रोबोट बनकर चलती रही। उसने आज ना जाने कितने दिनों बाद एक पेंसिल स्केच बनाया है। भूल गई थी कि कभी वह इसकी प्रिय हॉबी हुआ करती थी, लेकिन इन सबसे बढ़कर यह कि अब ताने नहीं सुनने पड़ते। ताने नहीं सुनने से अपना दिमाग एकदम शांत है और रचनात्मक सृजनात्मक हो रहा है। वे भी दिन थे
जब इस शख्स के एक दिन ना बोले तो मन खराब हो जाता था और घर का वातावरण कहीं तनावपूर्ण ना हो जाए, वह खुद जाकर संधि कर लेती थी। लेकिन अब वह संधि प्रस्ताव किस लिए दे, जबकि उसे इस परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है कि पति ताने इसलिए नहीं सुनाता कि पत्नी में कमियां हैं, बल्कि ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह पत्नी को अपने हाथ का खिलौना समझता है। वह किचन में किसी काम से गई। जयंत ने दरवाजे से झांका और विनम्रता से कहा, सुनो, अगर तुम किचन में ही हो तो प्लीज़ क्या एक कप चाय बना दोगी? रामू आज बीमार है। बनाती हूँ, उसने सहज भाव से कहा। थोड़ी देर में माताजी और रामू को चाय देकर वह जयंत की चाय लेकर लॉन में आ गई। जयंत ने अस्वाभाविक रूप से सद्भाव भरी वाणी में कहा, अपनी भी चाय यहीं ले आओ ना। तबसा अपना कप भी ले आई और एक लॉन्चर थोड़ा अपनी ओर खींचकर बैठ गई। कुछ एक पलों की असहज सी चुप्पी के बाद तबसा ने कहना शुरू किया, मैं आपको विनम्रतापूर्वक और सूचनार्थ कुछ बताना चाहती हूँ। जयंत ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो उसने आगे कहा, अब से घर के काम मैं उसी सीमा तक करूँगी जितने से मेरे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत असर ना हो और मेरा करियर व व्यक्तित्व भी प्रभावित ना हो। जैसे यदि मेरे हाथों की चाय पीनी है तो सुबह शाम नियत समय पर मिलेगी। छुट्टी के दिनों में 10 बार चाय पीने का मन हो तो आप और रामू जी मिलकर मैनेज कर लें। कारण यह कि आपकी सराहना तो मुझे इस जीवन में मिली नहीं, तो मैं कम से कम अपना व्यक्तित्व और जीवन का बचा हुआ अंश तो अपने लिए समेट लूं। आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, वह प्रसिद्धि उक्ति तो सुनी ही होगी, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, यानी सब कुछ नष्ट हो रहा हो तो कम से कम आधा बचा लेना ही बुद्धिमानी है। इतना कहकर तबसा खिलखिला उठी। जयंत को याद नहीं पिछली बार कब यह दब्बू तबसा इस तरह खुलकर हंसी थी। जयंत ने विस्मित आंखों से उसे देखते हुए दिल में कहा, ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने वाले जल्दी ही मुंह के बल गिरते हैं। पर उसके होंठ खुलकर यह बात नहीं कह पाए, बस उन पर एक फीकी सी मुस्कुराहट चिपक कर रह गई।